उत्तर प्रदेश में बीजेपी अपने संगठन में फेरबदल करने की तैयारी में है, तो दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश के कुछ चेहरे राष्ट्रीय संगठन में भी नजर आने वाले हैं, जिस पर फिलहाल मंथन चल रहा है। और इस फेरबदल के पीछे का मकसद भी साफ है, यानी कि जातीय और क्षेत्रीय समीकरण को साधने के लिए अब दिल्ली से उत्तर प्रदेश तक बदलाव से चुनाव जीतने की तैयारी है। आपको पूरी रिपोर्ट दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले ये समझा देते हैं कि किसकी टीम में कौन कौन शामिल होगा और बदलाव क्या क्या होगा। टीम नड्डा में नए चेहरे देखने को मिलेंगे। पूर्व डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा को दिल्ली लाने की तैयारी चल रही है, तो यूपी में बीजेपी के प्रभारी को बदला जा सकता है। टीम नड्डा में यूपी के पूर्व मंत्री श्रीकांत शर्मा को भी शामिल किया जा सकता है, तो यूपी में नए प्रभारी के लिए सीआर पाटिल का नाम सामने आ रहा है। टीम नड्डा में पूर्व मंत्री महेंद्र सिंह का नाम भी शामिल हो सकता है। तो यूपी प्रभारी की रेस में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का नाम शामिल किया गया है। बीजेपी नेता सिद्धार्थनाथ सिंह को दिल्ली बुलाया जा सकता है, तो भूपेंद्र चौधरी की टीम में युवाओं को मौका मिलने वाला है। यानी दिल्ली से यूपी तक संगठन में बदलाव से 24 के चुनाव को जीतने का फुल प्रूफ प्लान तैयार हो चुका है। अब आपको एक रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं कि क्या क्या बदलाव होने वाले हैं। मिशन 2024 की तैयारी में जुटी बीजेपी उत्तर प्रदेश पर विशेष फोकस कर रही है, खासकर उन सीटों पर जहां जातीय समीकरण का खास प्रभाव है। यानी उन सीटों पर भगवा लहराने के लिए बीजेपी अब नई रणनीति पर काम कर रही है, और यही वजह है कि बीजेपी के राष्ट्रीय संगठन और केंद्र सरकार में होने वाले विस्तार में यूपी से कई चेहरे शामिल होंगे। तो यूपी बीजेपी संगठन में भी बदलाव संभव है। यूपी बीजेपी संगठन में बदलाव, संगठन में कई बदलाव देखने को मिलेंगे। बीजेपी के प्रभारी को बदला जा सकता है। नए प्रभारी के लिए सीआर पाटिल का नाम, केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का भी नाम शामिल। यानी 2024 का चुनाव जीतने के लिए हर मोर्चे पर बदलाव की संभावना है, जिससे जीत का ग्राफ और तेजी से ऊपर जाए और 80 के टारगेट को फतेह किया जा सके। तो दूसरी तरफ टीम नड्डा में यूपी के कई चेहरे भी शामिल हो सकते हैं। टीम नड्डा में यूपी के कई चेहरे, पूर्व डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा, पूर्व मंत्री श्रीकांत शर्मा का नाम, बीजेपी नेता सिद्धार्थनाथ सिंह, पूर्व राष्ट्रीय मंत्री महेंद्र सिंह, एमएलसी अश्विनी त्यागी का नाम भी। ये वो नाम है जिसे 24 में बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है, और टीम नड्डा में शामिल होकर जातीय और क्षेत्रीय एजेंडे को सेट करने की रणनीति पर काम करना होगा। मिशन 2024 की तैयारी में जुटी भारतीय जनता पार्टी के लिए उत्तर प्रदेश केंद्र है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी की कोशिश है कि उत्तर प्रदेश में जातीय और क्षेत्रीय समीकरण बेहतर रहें। इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार में जो मंत्रिमंडल का विस्तार होना है, उसमें उत्तर प्रदेश से प्रतिनिधित्व दिया जाना तय माना जा रहा है। इसके अलावा जो नड्डा की नई टीम, यानी कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय संगठन की नई टीम बनेगी, उसमें भी उत्तर प्रदेश के कई चेहरे शामिल होंगे। जहां एक तरफ मिशन 80 के लिए नई टीम जल्द ही तैयार होगी, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी सभी लोकसभा सीट पर जनसभा कर रही है। बीजेपी ने जिन 14 सीटों को रेड जोन में रखा है, वहां पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जिम्मा संभाल लिया है, और ऐसे में दोनों जल्द ही यूपी के सियासी मैदान में नजर आने वाले हैं। शीर्ष नेता तो हमारा वो दूर तक की सोच करके चलते हैं, और दूरगामी परिणाम उसका आता है। उस समय जब निर्णय आता है तो हो सकता है, जब कभी कभी हमें भी लगता है अजीब सा, लेकिन जब उसका परिणाम सामने दिखता है तो लगता है कि अच्छा निर्णय था। तो शीर्ष नेतृत्व तो हमारा दूर की सोच करके उसका दूरगामी परिणाम आते हैं, वो ऐसी सोच का निर्णय लेते हैं, और उसी तहत हम लोग सब काम करते हैं। 2019 के चुनाव में मैं समझता हूं सपा, बसपा और लोक दल, जो तीनों मुख्य विपक्षी दल थे उत्तर प्रदेश के अंदर, वह एक बैनर तले आए। लेकिन हमारा जो गठबंधन भारतीय जनता पार्टी का तो वो उत्तर प्रदेश की महान जनता के साथ था। उसी का परिणाम है कि हम 60 से अधिक सीटें उत्तर प्रदेश के अंदर 2019 के चुनाव में जीते। और जैसा कि वो कह रहे हैं, वो हमेशा कहते ही रहते हैं, मैं समझता हूं कि एक तरफा 2024 के चुनाव में आदरणीय मोदी जी, आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में हम 80 की 80 लोकसभा सीट जीतने का काम हम सब कर रहे हैं। यानी यूपी से दिल्ली तक बदलाव कर चुनाव जीतने का प्लान काफी दमदार है, और इसे और असरदार बनाने के लिए जेपी नड्डा और अमित शाह खुद मोर्चे पर नजर आएंगे। तो पीएम मोदी भी जल्द ही यूपी में हुंकार भरेंगे। न्यूज 18 के लिए लखनऊ से संकेत मिश्रा की रिपोर्ट। बढ़ते आगे, धर्म की जाल में फंसाकर अधर्म का खेल,
इन दिनों उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड तक हर जगह देखने को मिल रहा है और धर्मांतरण के गिरोह का पर्दाफाश भी हो रहा है। कहीं बच्चों का ब्रेन वॉश तो कहीं पर इश्क के नाम पर फरेब, जिस पर अब सियासी बहस भी शुरू हो गई है। मायावती ने लव और लैंड जिहाद पर निशाना साधा तो ओवैसी भी उत्तरकाशी में होने वाली पंचायत से खफा है। मायावती ने कहा लव जिहाद की आड़ में धार्मिक उन्माद फैलाया जा रहा है। ओवैसी ने कहा पिछले 9 साल में माहौल खराब हुआ है। मायावती ने कहा कि धार्मिक परिवर्तन के नाम पर षड्यंत्र हो रहा है तो ओवैसी ने कहा कि लव जिहाद और हिजाब के नाम पर सियासत हो रही है। मायावती ने उत्तराखंड में मजार तोड़ने का भी मुद्दा उठाया और इसे सियासी करार दिया तो ओवैसी ने काशीपुर के मसले पर मुसलमानों से घर खाली करवाने की बात कही। यानी जो लव जिहाद, लैंड जिहाद और गेम जिहाद पर खुलासे हो रहे हैं उसे कुछ सियासतदान षड्यंत्र बता रहे हैं। आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं कि किस तरह से इस पर सियासी खेल 24 को ध्यान में रखते हुए खेला जा रहा है। कतई बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे कि हमारे जो ये लव जिहादी मामले चल रहे हैं, हम सख्ती से इस पर काम करेंगे। सरकार इस पर सख्ती से काम कर रही है। लव जिहाद, गेम जिहाद, लैंड जिहाद, न जाने कितने जिहाद इन दिनों साजिशन ट्रेंड में है। कहीं नाबालिग का धर्मांतरण तो कहीं इश्क के नाम पर फरेब। यानी जिहाद का ये जहर देश में चारों तरफ फैल चुका है और जब इसका विरोध शुरू हुआ तो सियासतदानों ने अपनी सियासी दुकान भी खोल ली, चाहे मायावती हो या ओवैसी, जो खास धर्म के वोट बैंक को साधने के लिए जिहाद के जाल को अब इस्तेमाल करने में लग गए हैं। जिहाद पर मायावती ने कहा लव जिहाद और धार्मिक परिवर्तन के आड़ में धार्मिक उन्माद फैलाया जा रहा है। यूपी और उत्तराखंड में जो मजार तोड़ी जा रही है उसका बीएसपी विरोध करेगी। खासकर यूपी व उत्तराखंड स्टेट में यहाँ बरसों से लोगों की आस्था के बने स्थलों को अर्थात मजारों आदि को जो ये कहकर अब हटाया जा रहा है कि मजारें सरकारी जमीनों पर बनी हैं, इससे बीएसपी सहमत नहीं है और इसका बीएसपी इसलिए विरोध करती है क्योंकि जब यहाँ मजारें सरकारी जमीनों पर बन रही थी तो तब उस समय यहाँ की सरकारों ने इनको बनने से क्यों नहीं रोका था। उत्तर प्रदेश समेत उत्तराखंड में जिहादी जहर बोने वालों पर एक्शन शुरू हो गया है तो हिंदूवादी संगठन भी अब इन जिहादियों के खिलाफ मोर्चे पर हैं, लेकिन मायावती और ओवैसी को इनमें भी वोट बैंक नजर आ रहा है। जिहाद पर ओवैसी ने कहा पिछले 9 साल में मॉब लिंचिंग, लव जिहाद, हिजाब और हलाला के नाम पर माहौल खराब किया जा रहा है और अब उत्तरकाशी में मुसलमानों के घर पर निशान लगाकर खाली करने को कहा गया। यानी उत्तरकाशी की घटना का विरोध करने की जगह AIMIM प्रमुख एक्शन पर भी सियासी रिएक्शन दे रहे हैं। हालांकि उत्तरकाशी के पुरोला में नाबालिग लड़की को भगाने का मामला अब तूल पकड़ने लगा है। 15 जून को महापंचायत की बैठक बुलाई गई। महापंचायत को हिंदूवादी संगठनों का समर्थन मिला। समुदाय विशेष के लोगों को सुरक्षा का भरोसा दिया गया। पुरोला में सौहार्द और शांति बनाए रखने की अपील। यानी धर्म के जाल में फंसाकर अधर्म का खेल अब खास धर्म के लोगों के लिए इतना भी आसान नहीं, क्योंकि भले ही इस मसले पर सियासत हो रही हो, लेकिन अब कुछ हिंदूवादी संगठन यूपी से उत्तराखंड तक अलर्ट हो गए हैं। प्रदेश सरकार धर्मांतरण के मामलों में, लव जिहाद के मामलों में पूरी सजग है, संवेदनशील है और जहाँ जहाँ ऐसे मामले आएंगे जड़ से साफ करने के लिए कठोरतम कार्रवाई करेंगे। दरअसल मसला हिंदू और मुसलमान से जुड़ा है, इसलिए दो तरफा सियासी बयानबाजी हो रही है, क्योंकि एक पक्ष को 80 की चिंता है तो दूसरा पक्ष 20 को अपने पाले में लाने की कोशिश में है और यही वजह है कि मायावती अब खुलकर इस मामले में सियासी दखल दर्ज करवा चुकी हैं, जिसका फायदा होगा या नुकसान ये तो वक्त बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। देश में बेरोजगार युवाओं की संख्या काफी अधिक है। शिक्षा और कौशल होने के बाद भी कई युवाओं को देश में नौकरी नहीं मिल पा रही और ऐसे में इन योग्य युवाओं को रोजगार दिलाने के लिए केंद्र और राज्य सरकारें कई शानदार योजनाओं पर काम कर रही है। इसी को देखते हुए भारत सरकार ने रोजगार मेला शुरू किया।
और इसी के तहत आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के 70,126 युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपा है। दरअसल रोजगार मेले का मकसद एक ही मंच पर एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर दोनों को लाना है। और इस मेले में डिग्री और योग्यता के आधार पर उन्हें नौकरी का मौका मिलता है। देश की सर्वोच्च कंपनियों में नौकरी करने का मौका मिलता है। इतना ही नहीं, रोजगार मेले में युवाओं को ऑन द स्पॉट नौकरियां भी मिलती हैं। रोजगार मेले का मुख्य उद्देश्य बेरोजगार युवाओं को नौकरियां प्रदान करना है। और आज के समय कई बेरोजगार युवाओं को आर्थिक स्तर पर कई तरह की दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है और इसी समस्या को देखते हुए सरकार ने रोजगार मेले की शुरुआत की। रोजगार आज समस्त भारत में मिला है, गोरखपुर के बच्चों को मिला है। यह ऐतिहासिक पल रहा है कि आज रेलवे से लेके सारी भारत सरकार की नौकरियां 60,000 से लेके लाख रुपए तक की तनख्वाह, एक भविष्य जो 10 लाख लोगों को दिसंबर तक नौकरियां प्रदान कर दी जाएगी। यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी का ये निर्णय आज का हमारे बच्चों का, गोरखपुर के बच्चों का ऐतिहासिक दिन रहा। हम एक और स्वरोजगार के अवसर अपनी विभिन्न योजनाओं के माध्यम से उपलब्ध कराएंगे। वहीं सरकारी नौकरी पाना जो इस देश के आम नागरिक का एक सपना होता है, बहुत प्रतिष्ठा इससे जुड़ी होती है, उस दृष्टि से भी हम काम करेंगे और विभिन्न सरकारी मंत्रालयों में जो रिक्त पद पड़े हुए हैं उनको मिशन मोड पे हम पूरा करेंगे। और इसलिए एक साल के अंदर हमने एक महाअभियान चलाया, एक बड़ा संकल्प लिया कि 10 लाख युवाओं को हम नौकरी देंगे और इसी क्रम में आज 5 रोजगार मेला संपन्न हो चुके हैं, आज 6वां संपन्न हुआ है। इधर यूपी में अलीगढ़ के नाम को बदलने को लेकर काफी वक्त से सियासत तेज है। सियासत में अब बाबा बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री भी जुड़ चुके हैं और अलीगढ़ के नाम को लेकर उन्होंने बयान भी दिया है। अपने भक्तों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि वो तभी अलीगढ़ आएंगे जब अलीगढ़ का नाम हरिगढ़ हो जाएगा। लेकिन हरिगढ़ की चर्चा के बीच आपको ये भी बता देते हैं कि योगी सरकार में किन किन जगहों के नाम अब तक बदले गए हैं, क्योंकि नाम में बहुत कुछ रखा है। पहले फैजाबाद अब अयोध्या बन गया, पहले इलाहाबाद हुआ करता था और अब प्रयागराज बन गया। पहले इकाना स्टेडियम अब अटल बिहारी स्टेडियम बना, तो पहले मुगलसराय स्टेशन अब पंडित दीनदयाल जंक्शन बन चुका है। जबकि झांसी रेलवे स्टेशन अब वीरांगना लक्ष्मीबाई स्टेशन बन चुका है। इसी तरीके से अब आपको एक रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं कि आखिर क्या अलीगढ़ अब हरिगढ़ होने वाला है। रक्षा के साथ ही संत के लेकिन हम भारत सरकार से प्रार्थना करेंगे, भारत को अगर विश्व गुरु बनाना है तो पहले नशा बंद किया जाए, भारत के राष्ट्र हितैषी कार्य करने वालों को सुरक्षित रखने की व्यवस्था की जाए। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जो भी बोलते हैं उसकी गूंज पूरे देश में सुनी जाती है। उनकी बोली गई एक एक बात को उनके समर्थक हाथों हाथ लेते हैं, तो वहीं वो विरोधियों के निशाने पर भी आ जाते हैं। बाबा का नया बयान सामने आया है जो कुछ लोगों को खुश कर सकता है तो कईयों को बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगा। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री को यूपी के अलीगढ़ शहर का नाम रास नहीं आ रहा। अलीगढ़ के नाम बदलने को लेकर यूपी में काफी समय से सियासत हो रही है। अब पंडित धीरेन्द्र शास्त्री भी इस मुद्दे पर कूद गए। बाबा ने कहा कि अलीगढ़ को हरिगढ़ बना देंगे। कभी भगवान ने चाहा हम आएंगे, लेकिन उसके पहले सभी अलीगढ़ वासियों से प्रार्थना है जब इसका नाम हरिगढ़ रखवाएंगे। अलीगढ़ के लोधा थाना इलाके में खीरेश्वर धाम के पास हरिदासपुर में बाबा अपने भक्तों से बात कर रहे थे। इसी दौरान बाबा की जुबान से अलीगढ़ का नाम बदलने की बात निकली। हरिगढ़ नाम रखने के लिए बाबा ने शासन प्रशासन से अपील कर डाली। हरिदासपुर में एक नामी कथावाचक श्रीमद् भागवत कथा सुना रहे थे। कथा में हिस्सा न ले पाने को लेकर अपनी असमर्थता जताते हुए बागेश्वर धाम सरकार की पीठाधीश्वर ने ये बात कही। धीरेन्द्र शास्त्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस कार्यक्रम में शामिल हुए थे। बाबा के हरिगढ़ वाले बयान के बाद उनके समर्थकों का जोश भी हाई है। मानने में असमर्थ हैं, यजमान परिवार को यहीं से महिला आशीर्वाद है और अनुज को व्यासपीठ को दंडवत प्रणाम करते हुए व्यासपीठ से प्रणाम करते हुए यही कहना है, पुनः कभी भगवान ने चाहा हम आएंगे, लेकिन उसके पहले सभी अलीगढ़ वासियों से प्रार्थना है जब इसका नाम हरिगढ़ रखवाएंगे। अलीगढ़ और हरि की भूमि हो जाए, हरि की नगरी हो जाए, हरि की नगरी में हर यानी महादेव के अवतार नाम की चर्चा करने में बड़ा आनंद है। इसलिए आप सबको आशीष सुन रहो, बहुत जरूरी है।
सनातन से जुड़े हर मामले पर अपनी बेबाक राय रखने वाले बागेश्वर धाम की पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री लव जिहाद और धर्मांतरण को लेकर भी मुखर है। बाबा ने पिछले दिनों फिल्म द केरला स्टोरी का जिक्र करते हुए सनातन धर्म पर किताब लाने का ऐलान किया था। वहीं अब उनका अलीगढ़ का नाम बदलने वाला बयान सामने आया है, जो बहुत वायरल हो रहा है। देश में पिछले कुछ सालों में कई शहर और रेलवे स्टेशन के नाम बदले गए और अब अलीगढ़ के नाम पर चर्चा हो रही है। हाल ही में अलीगढ़ का नाम बदलकर हरिगढ़ किए जाने का प्रस्ताव सरकार को भेजा गया। अलीगढ़ जिला पंचायत की बैठक में नाम बदले जाने को मंजूरी दे दी गई। अब देखना अहम होगा कि सरकार इस पर क्या फैसला लेती है। बागेश्वर धाम के मामले हमारा कोई निजी स्वार्थ नहीं, हम तो पूरे भारत को जगाने निकले। जब तक भारत को हम एक नहीं कर देंगे तब तक चैन से नहीं बैठेंगे। बाबा बागेश्वर सरकार पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री देश भर में घूम घूम कर हिंदू राष्ट्र के हुंकार भर रहे हैं। बाबा के एक के बाद एक दिव्य दरबार लग रहे हैं और वहीं से वो सनातन धर्म का जोर शोर से प्रचार करते हैं। उनके दरबार में लाखों भक्तों की भीड़ पहुंचती है। अब उन्होंने एक नया ऐलान कर दिया है। जाहिर है अब विवाद भी जरूर बढ़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। एक महातूफान समुद्री तट से टकराने को बेकरार है। इसका वेग प्रलयकारी है और असर अभी से ही दिखाई देने लगा है। लेकिन इसका प्रचंड स्वरूप अभी अरब सागर के तट से कोसों दूर है। मौसम विभाग का कहना है कि 15 जून को दोपहर के आसपास ये गुजरात के जखाऊ पोर्ट से टकराएगा, लेकिन उससे पहले पोरबंदर में भारी बारिश शुरू हो चुकी है। तो कुछ लोगों की मौत की खबर भी सामने आई है। आपको पूरी रिपोर्ट दिखाते हैं, जिसके जरिए समझ में आएगा कि आखिर बिपरजॉय इतना खतरनाक क्यों है। सावधान, आ रहा है महातूफान। गुजरात पर बिपरजॉय का संकट। अगले 2 दिन गुजरात के लिए बेहद ही मुश्किलों भरे रहने वाले हैं, क्योंकि महातूफान बिपरजॉय अपनी तेज रफ्तार के साथ गुजरात के तट की ओर बढ़ता जा रहा है। सब कुछ खत्म करने पर आमादा बिपरजॉय अब गुजरात से ज्यादा दूर नहीं है। इसीलिए गुजरात के लिए आने वाले कुछ घंटे बेहद ही नाजुक दौर से गुजरने वाले साबित हो सकते हैं, क्योंकि तूफान अब पहले से भी ज्यादा भयंकर रूप अख्तियार कर चुका है। समंदर में बवंडर उठ रहा है, लहरों का शोर डरा रहा है। बस कुछ घंटे और तबाही की आशंका का सायरन बज चुका है। तूफान की पूरे गुजरात में दहशत मची हुई है। तबाही की आहट हर तरफ दिख रही है। गुजरात के अलावा महाराष्ट्र में भी हाई अलर्ट है, क्योंकि महाराष्ट्र में भी बिपरजॉय कहर मचाने को आमादा है। बिपरजॉय अपना रास्ता बदल चुका है, जिससे गुजरात पर संकट मंडरा चुका है। पहले ये पाकिस्तान के तट की ओर बढ़ रहा था, लेकिन अब ये गुजरात की तरफ तेजी से बढ़ता जा रहा है और 15 जून को लैंडफॉल गुजरात के तट को हिट करेगा। जकाऊ पोर्ट सबसे पहले टकराएगा, जिससे भारी तबाही आने की आशंका जताई जा रही है। बिपरजॉय के 15 जून को कच्छ जिले में टकराने की आशंका है। जखाऊ पोर्ट पर सबसे पहले लैंडफॉल हो सकता है और इसी के साथ ही शुरू हो चुका है तबाही का काउंटडाउन। ऐसे में यहाँ कुछ इलाकों में आंधी तूफान के साथ बारिश होने की संभावना है। इसके अलावा बाढ़ जैसे हालातों की भी आशंका जताई जा रही है। गुजरात के लोग सहमे हुए हैं। आखिर ये चक्रवात कितना नुकसान पहुंचाएगा? समुंदर पूरी तरह उफान पर है। कच्छ के पूरे इलाके पर असर दिखने वाला है। सौराष्ट्र और कच्छ समेत 10 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। कच्छ, जामनगर, मोरबी, गिर और सोमनाथ जैसे इलाके भी इसकी चपेट में आ सकते हैं। नुकसान बेहद ज्यादा होने की आशंका जताई जा रही है। अभी बिपरजॉय पोरबंदर से 290 किलोमीटर दूर है। वहीं जखाऊ बंदरगाह से इसकी दूरी 360 किलोमीटर बताई जा रही है। बंदरगाहों पर चेतावनी जारी की गई है। तूफान की दस्तक होने से पश्चिमी तट से तटीय इलाकों में जबरदस्त बारिश हो रही है। गुजरात का कांदला पोर्ट बंद किया गया है। पूरे गुजरात में 18 एनडीआरएफ की टीमों को अलर्ट पर रखा गया है। केवल कच्छ में एनडीआरएफ की 4 टीमें तैनात हैं। कच्छ के तटीय इलाकों में धारा 144 लगाई गई है। राजकोट में 14 और 15 जून को स्कूल बंद रहेंगे। सौराष्ट्र में भी एनडीआरएफ की टीमें अलर्ट हैं। पीएम मोदी ने तूफान को लेकर सीएम भूपेंद्र पटेल से भी बात की है। वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने आपदा प्रबंधन के लिए टीम तैयार होने की बात भी कही है। वॉलेंटियर भी तैनात किए गए हैं, क्योंकि आपदाओं ने अपना स्वरूप भी बदला है, आपदाओं की फ्रीक्वेंसी भी बढ़ी है
और आपदाओं की तीव्रता भी बढ़ी है। तो हमने हमारी तैयारियों को इसके साथ ज्यादा पैनी करनी पड़ेगी और ज्यादा व्यापक भी करनी पड़ेगी। आने वाले कुछ घंटों में बिपरजॉय गंभीर तूफान में बदलने वाला है। इस दौरान हवा की रफ्तार भी 125 किलोमीटर प्रति घंटे से बढ़कर 150 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंचने का अनुमान लगाया जा रहा है। चक्रवाती तूफान ताउते के बाद अरब सागर में ये दूसरा सबसे मजबूत चक्रवाती तूफान बताया जा रहा है। गुजरात के सामने समंदर के रास्ते बड़ा संकट आने वाला है। मछुआरों को समंदर में न जाने की चेतावनी भी जारी कर दी गई है। आम लोगों को भी समंदर तटों से दूर रहने की अपील है। गुजरात, महाराष्ट्र के अलावा केरल, कर्नाटक, गोवा में भी तबाही ला सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो प्रशासन ने अलर्ट होने को कहा है और साथ ही तैयारियां भी की जा रही है। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरें जारी हैं, आप बने रहना साथ।